वेलकम टू विवान स्टडी गाइस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य विज्ञान यानी जनरल स्टडी से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, सामान्य विज्ञान, और इसके साथ साथ हम कुछ जनरल अवेयरनेस को भी कवर करेंगे। और इस वीडियो में हम केवल टॉप 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपकी आने वाली रेलवे एवं लेखपाल की परीक्षाओं के में पूरी तरह से हेल्प करेंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर हैं, अगर सब्सक्राइबर नहीं है, ऑलरेडी सब्सक्राइबर नहीं है, न्यू व्यूअर हैं, तो इसके लिए एक सूचना है कि आप हमारे इसी चैनल पर करंट अफेयर की वीडियो डेली अपलोड की जाती है मॉर्निंग में। ठीक है, तो चैनल का जो करंट अफेयर है इसको ज़रूर विजिट करें, इसको ज़रूर देखें डेली, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और ये डेली अपलोड होती है तो इसको कवर करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो पर। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, अगर आप शुरू से लास्ट तक हमारी वीडियो को देखते हैं, व्यू करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। तो गाइस, आज की जनरल अवेयरनेस का और जनरल साइंस का सबसे पहला क्वेश्चन 1 किलोमीटर से किलोमीटर का अनुपात है, 1 मील से किलोमीटर का अनुपात क्या है? तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1:1.6। ठीक है, तो गाइस आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपके जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं रेलवे और लेखपाल या जेल वार्डन, उन एग्ज़ाम के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए। अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेरी या कोई सजेशन या कोई कमेंट्स करना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, हमें सजेशन दे सकते हैं। तो आज यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मील से किलोमीटर का अनुपात क्या है, तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 1:1.6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 0.621371 माइल। ठीक है, माइल अगर 1 किलोमीटर की बात की जाए। ठीक है, और अगर 1 माइल की बात की जाए तो हो जाएगा 1 माइल इक्वल टू 1.609344 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना याद रखें। इसीलिए गाइस यहाँ पे आपका जो आंसर आया है वो आया है ऑप्शन डी, 1:1.6। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसको याद रखेंगे कि 1 मील से किलोमीटर का अनुपात कितना है, 1:1.6। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी निम्न पर होती है। कितने पर होती है, किस मंथ में कितने पर होती है, ये बताना है आपको। तो गाइस इसको इस टॉपिक को मल्टीलिंगुअल बना लेते हैं, क्योंकि हमने इंग्लिश में भी साथ में क्वेश्चन को लिखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ अकर्स ऑन ऑप्शन डी जनवरी 4। ठीक है गाइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनवरी 4। और अगर इसकी हम बात करें तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर जनवरी 4 क्यों हुआ है, क्योंकि ऐसा होता है कि 4 जनवरी को हमारी पृथ्वी जो है क्या होता है, सूर्य के लिए 1 वर्ष के लिए अपना निकटतम दृष्टिकोण बनाती है। और यह एक जो घटना होती है खगोलविदों के अनुसार इसको बोलते हैं पेरीहेलियन कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको क्या बोला जाता है, पेरीहेलियन, खगोलविदों के अनुसार। और पेरीहेलियन में पृथ्वी सूर्य से लगभग 147.5, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सन है और ये जो राउंड में है ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, तो होता क्या है कि मतलब पृथ्वी से सूर्य लगभग 147.5 मिलियन किलोमीटर दूर रहता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी दूरी का समय होता है। और दोनों अगर दूरी की बात की जाए तो दोनों लगभग 152.6 मिलियन किलोमीटर अलग हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे कि मतलब द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ अकर्स ऑन जनवरी 4, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी 4 जनवरी को होती है। ठीक है, न्यूनतम दूरी मतलब दूरी कम हो जाती है सूर्य और जो है इसकी जो बात करें पृथ्वी की, तो इसकी दूरी जो है बीच में कम हो जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक खगोलीय इकाई निम्नलिखित के बीच की औसत दूरी है। एक खगोलीय इकाई क्या होती है, ये जो बीच में ऑप्शंस आपके दिए हैं कि पृथ्वी और सूर्य, अर्थ एंड सन, बी बृहस्पति और सूर्य, जुपिटर एंड सन, सी पृथ्वी और चंद्रमा, अर्थ एंड मून, डी प्लूटो एंड सूर्य, प्लूटो एंड सन। तो बताना है कि इसमें एक खगोलीय इकाई किसकी है, किसके बीच की औसत दूरी है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी और सूर्य, अर्थ एंड सन। ठीक है, ये। और अगर इसकी हम बात करें गाइस,
और अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो एक खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की आनुपातिक औसत दूरी होती है। ठीक है, ये जो सन है और ये जो पृथ्वी है, इसके बीच की क्या होती है, एक आनुपातिक औसत दूरी होती है। और ये लगभग 93 मिलियन मील, कितना, 93 मिलियन माइल। ठीक है, या कह सकते हैं अगर किलोमीटर की बात करें तो 150 मिलियन किलोमीटर। और अगर हम प्रकाश वर्ष की बात करें तो 8 प्रकाश मिनट होता है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे, मतलब एक खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुपातिक औसत दूरी होती है और ये लगभग 93 मिलियन मील या 150 मिलियन किलोमीटर होती है। इतना याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रमा की सतह पर ऑन द सरफेस ऑफ द मून द द्रव्यमान और वजन कम हो जाते हैं, मैस एंड वेट बिकम लेसर। बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल वजन कम होता है, मैस रिमेन्स कांस्टेंट एंड ओनली वेट इज लेसर। सी, केवल द्रव्यमान कम है, ओनली मैस इज लेसर। और डी, द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित करते हैं, यानी मैस एंड द वेट बोथ अनचेंज रिमेन अनचेंज्ड। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल वजन कम होता है, यानी मैस रिमेन्स कांस्टेंट एंड ओनली वेट इज लेसर। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें गाइस, यहाँ पर हमने एक स्पेस पिक्स अवेलेबल कराई है, ये आपका मून है। ठीक है, और ये अर्थ है, आप देख सकते हैं साफ साफ स्क्रीन पर, ये अर्थ है। ठीक है, और होता क्या है कि शरीर का जो द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, वजन गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी जी पर निर्भर करता है, जो अलग अलग होता है। चूंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 1/6 है, कितना गाइस, 1/6 चंद्रमा पर और पृथ्वी पर होता है। ठीक है, इसलिए चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान का वजन बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहता है। अगर यहाँ से कोई भी चीज़ पृथ्वी पर लाई जाती है चांद से, तो होता क्या है कि इसका चट्टान का वजन बदल जाएगा, इसका वेट बदल जाएगा, लेकिन इसका जो द्रव्यमान होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल वजन कम होता है। तो इतना याद रखेंगे कि जो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है कि चंद्रमा की सतह पर होता क्या है कि द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल वजन कम होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ज्वार जिसमें उच्च पानी कम होता है, एक ज्वार ऐसा होता है जिसमें उच्च पानी कम होता है। अगर उच्च स्तर पर देखा जाए तो वहाँ पर पानी कम होता है और कम पानी सामान्य से अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी, नेप ज्वार। ठीक है, नेप ज्वार, यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं, बसंत ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड, और बी नीप टाइड, सी चंद्रमा ज्वार यानी मून टाइड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, नीप टाइड। ठीक है, ये नेप टाइड कि मतलब एक होता क्या है कि इस टाइप में जो नेप टाइड है, इसमें ये होता है कि जो है एक ज्वार, इसमें उच्च पानी कम होता है। इसमें क्या होता है, उच्च पानी कम हो जाता है और जहाँ पानी कम होता है वहाँ पानी सामान्य से अधिक हो जाता है, यानी जो है इसका घटाव और बढ़ाव हो जाता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे कि नेप ज्वार में क्या होता है, नेप ज्वार में जो है उच्च पानी कम हो जाता है, जहाँ पे पानी का जो है ऊंचाई ज़्यादा होती है वहाँ पानी का ऊंचाई कम हो जाती है, और जहाँ पे पानी कम होता है वहाँ पे पानी की ऊंचाई बढ़ जाती है, सामान्य से अधिक हो जाती है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 6। वेनेजुएला के अलावा दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? ठीक है, अदर देन वेनेजुएला, विच अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम द साउथ अमेरिकन कंट्रीज इज अ मेंबर ऑफ ओपेक? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इक्वाडोर। इक्वाडोर। ठीक है, यहाँ पे अर्जेंटीना नहीं होगा, ब्राज़ील नहीं होगा, बोलिविया नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इक्वाडोर। और गाइज इसकी अगर हम बात करें इक्वाडोर की, तो इक्वाडोर क्या है गाइज, ये दक्षिण अमेरिकी देशों का एक शहर है जो ओपेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें ओपेक की, जहाँ पे एक टर्म आया है ओपेक। ठीक है, ओपेक को गाइज कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ठीक है, एक ऐसा संगठन जो क्या करता है कि जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग का अदर कंट्रीज़ में होता है, या जो अलग अलग कंट्रीज़ में पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग या का जो वर्क होता है उसका संगठन है जो ये हैंडल करते हैं। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो ये कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जो ओपेक की क्या है, स्टेट्स हैं, मतलब मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, कौन, कतर, ईरान, इक्वाडोर, वेनेजुएला, यूनाइटेड अरब अमीरात, इराक, लीबिया, कुवैत, अल्जीरिया, सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया, एंगोला, क्वाटर। ठीक है, और ईरान, ये सारी कंट्रीज़ हैं
जो क्या है ओपेक की मेंबर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की, ओपेक की, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ओपेक का? ओपेक का हेडक्वार्टर पड़ता है वियना ऑस्ट्रिया, और इसकी स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1960, ठीक है, 1960 याद रखेंगे। और इसके जो मेंबर्स हैं इस ओपेक के मेंबर कौन कौन है मैंने बताया भी आपको। और इसकी स्थापना किसके माध्यम से की गई थी, किसने स्थापना की थी? तो स्थापना की थी जुआन पैब्लो पेरेस अल्फोंजो और अब्दुल्ला तारगी, ठीक है। और सेक्रेटरी जनरल कौन है वर्तमान में? मोहम्मद बारकिंडो। इसके सेक्रेटरी जनरल वर्तमान में मोहम्मद बारकिंडो हैं, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। तो गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्वाडोर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7, नामा 11 देशों के समूह अक्सर निम्नलिखित में से किसके मामले के संदर्भ में समाचार में दिखाई देते हैं? इन इंग्लिश, नामा 11 ग्रुप ऑफ कंट्रीज फ्रिक्वेंटली अपीयर्स इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, बी विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, सी विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डी विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन डी, सॉरी, वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। और अगर इसकी बात करें हम विश्व व्यापार संगठन की, तो गाइस इसका काम होता है कि वर्ल्ड में किस कंट्रीज़ में कौन कौन सा ट्रेड होना है, किस तरीके से होना है, इसमें इसकी देखभाल करती है, ठीक है। और ये भी एक संगठन है। और गाइस यहाँ पे एक टर्म आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नामा 11। अब ये नामा 11 क्या है? तो नामा 11 एक विकासशील देशों का समूह है। और ये काम करता है? नामा 11 जो है, नामा संगठन में जो भी कंट्री जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जो भी कंट्री इसके साथ जुड़ी हुई हैं उसको क्या करता है? मजबूत करने की दिशा में काम करता है नामा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कौन कौन सी कंट्री नामा 11 में सदस्य मेंबर्स हैं, तो ये हैं अर्जेंटीना, वेनेजुएला, ब्राज़ील, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, नामीबिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और ट्यूनीशिया के बोलिविया और गणराज्य हैं, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शंस की, ऑप्शंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइस पहले मैं ऑप्शंस में डी की बात करते हैं, जो हमारा करेक्ट आंसर है, विश्व व्यापार संगठन इस क्वेश्चन का। तो इसकी अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। और इसके हेड कौन है? पास्कल लैमी है। और इसमें मेंबरशिप कितनी कंट्रीज़ की है? 164 मेंबर स्टेट्स, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995, ठीक है, याद रखेंगे 1995, ओके। और अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो इसके चेयरपर्सन कौन है? कैराट सरवब, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी मई 1974, एनएसजी की, इसे बोलते हैं एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है। स्थापना इसकी गई थी 1974, मई 1974। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? यूनाइटेड स्टेट, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा, इन कंट्रीज़ ने मिलकर इसकी स्थापना की है, ठीक है, एनएसजी की। और इसकी जो अगर बात करें कि चेयरपर्सन आप देख लीजिए कौन है, चेयरपर्सन इसके कैराट सरवब, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इस ऑप्शन की, वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई 4 जुलाई 1944 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। और इसके फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है? जॉन मेनार्ड कीनीस और हैरी डेक्स्टर वाइट। और वर्ल्ड बैंक की जो वर्तमान में सीईओ कौन है? अंशुला कांत, ठीक है, ये याद रखेंगे। और अगर हम बात करें विश्व आर्थिक मंच की, ऑप्शन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्लॉगनी, स्विट्जरलैंड। और फाउंडर कौन है? क्लॉस स्क्वैब। और इसकी स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1971 में। और इसके जो लीडर कौन है? लीडर भी क्लॉस स्क्वैब हैं, जो फाउंडर हैं, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मार्कोसुर के समूह में शामिल हैं। मार्कोसुर कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ अफ्रीका, बी एशिया, सी लैटिन अमेरिका, डी दक्षिण एवं पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैटिन अमेरिका। यानी मार्कोसुर के समूह में शामिल हैं लैटिन अमेरिका, ठीक है गाइस, ध्यान में रखें। और गाइस यहाँ पे अगर हम मार्कोसुर की बात करें कि मार्कोसुर है क्या, ठीक है, जो मार्कोसुर है ये है क्या,
तो गाइस ये एक संगठन है, ठीक है। और अगर इसकी बात करते हो तो इसमें 5 संरूप यानी 5 जो क्या है स्टेट मेंबर्स हैं, कंट्रीज़ हैं, जिनमें हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे और वेनेजुएला। 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनका ये समूह है, ठीक है। और वेनेजुएला भी था, लेकिन वेनेजुएला क्या हुआ कि दिसंबर 2016 से निलंबित कर दिया गया है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है 7 एसोसिएट स्टेट्स भी हैं, जैसे कौन कौन से हैं, 5 कंट्री तो हैं ही, साथ में 7 एसोसिएट स्टेट्स भी हैं, जैसे सूरीनाम, गुयाना, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली और बोलिविया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, मतलब इसमें जो 5 संप्रभु सदस्य राज्यों से बना है ये मार्कोसूर, और इसके 7 जो है क्या है 7 एसोसिएट स्टेट्स हैं। और मार्कोसूर एक खुली और गतिशील प्रक्रिया है। अगर बात करें कि मार्कोसूर है क्या, किस तरह काम करता है, तो मार्कोसूर एक खुली और गतिशील प्रक्रिया वाला प्रोसेस वाला संगठन है। इसके निर्माण के बाद से इसका मुख्य उद्देश्य एक सामान्य स्थान को बढ़ावा देना रहा है, या सामान्य स्टेट या सामान्य राज्य को, सामान्य कंट्रीज को बढ़ावा देना रहा है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिस्पर्धी एकीकरण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार और निवेश में अवसर उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें मार्कोसूर की, ठीक है, तो मार्कोसूर के हेडक्वार्टर कहाँ है, मोंटेवीडियो, उरुग्वे। और फाउंडर कौन है इसके, कौन कौन से स्टेट्स हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, ठीक है। ये याद रखेंगे इतना, तो इतना याद रखेंगे। मतलब इसका मार्कोसूर के समूह में शामिल है कौन, लैटिन अमेरिका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। और मार्कोसूर हर क्या, मार्कोसूर एक 5 कंट्रीज़ का जो है समूह है, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे और वेनेजुएला शामिल हैं। और वेनेजुएला को क्या हुआ, दिसंबर 2016 से निलंबित कर दिया गया है। 5 कंट्रीज़ के साथ साथ इसमें 7 एसोसिएट कंट्रीज़ भी हैं, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में उच्चतम ऊर्जा है। द फॉलोइंग हैज़ हाइस्ट एनर्जी। ए ऑप्शन ब्लू लाइट, बी वायलेट लाइट, सी सियान लाइट, डी ग्रीन लाइट। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी वायलेट लाइट, ठीक है, वायलेट लाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ऑप्शन सी इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग नाइट विजन उपकरण किया जाता है, नाइट विजन डिवाइस में किया जाता है। तो गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इंफ्रारेड वेव्स को यूज किया जाता है किसमें, नाइट विजन उपकरण में। सर्च किया गया तो खोजा गया था। तो दोस्तों सर विलियम हर्सल जो है इसके आविष्कारक हैं। इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं जो है इसके आविष्कारक या खोजकर्ता सर विलियम हर्सल हैं, ठीक है। और इंफ्रारेड विकिरण की खोज 1800 में खगोलविद सर विलियम हर्सल द्वारा की गई थी, जिन्होंने थर्मामीटर पर इसके प्रभाव के माध्यम से लाल प्रकाश की तुलना में ऊर्जा में कम स्पेक्ट्रम में एक प्रकार के अदृश्य विकिरण की खोज की थी, जिसको कहा गया था इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। तो ये इसको याद रखेंगे। और गाइज यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रेडियो तरंगों की अगर बात करें तो ये गाइज जो है एक भौतिक वैज्ञानिक हेनरिक हर्ट्ज ने 1880 के दशक में रेडियो तरंगों के अस्तित्व को एक यूनिवर्सिटी में साबित किया था, जिसे अब कार्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो इतना याद रखेंगे कि जो ये रेडियो तरंगें हैं किसके द्वारा खोजी गई थी, एक भौतिक विज्ञानी है हेनरिक हर्ट्ज, जिन्होंने 1880 के दशक में एक विश्वविद्यालय में इसकी खोज की थी, इसको साबित किया था कि ये होती हैं। और उस यूनिवर्सिटी का आज नाम पड़ गया है कार्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑप्शन बी की माइक्रोवेव्स की, तो पर्सी स्पेंसर एक वैज्ञानिक थे, वेस्टिंग हाउस में मारोमेसेप में 1933 में शिकागो वर्ल्ड फेयर ने 60 मेगाहर्ट्ज रेडियो ट्रांसमीटर के साथ खाना पकाने का प्रदर्शन किया था। और वहीं पे क्या 1945 में रेथियान में रडार पर काम करने वाले एक इंजीनियर पार्सी स्पेंसर ने देखा कि मैग्नेट्रोन ऑसिलेटर से माइक्रोवेव विकिरण ने उसकी जेब में एक कैंडी बार पिघला दिया था। तभी तो इनके मन में विचार आया, इनके जो है उनके पास प्लान आया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, माइक्रोवेव का आविष्कार किया। याद रखेंगे कि माइक्रोवेव का आविष्कार पर्सी स्पेंसर ने किया है। और अगर हम बात करें रेडियो तरंगों, रेडियो वेव्स का आविष्कार किसने किया है, हेनरिक हर्ट्ज ने। सामान्य विज्ञान जनरल स्टडी से संबंधित विषय, और इस पर हम पार्ट 2 लेके आएंगे। अब ये पार्ट 2 था, अब हम पार्ट 3 लेके आएंगे। पार्ट 1 इसमें हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और ये पार्ट 2 है, ठीक है। और पार्ट 3 इसका जो है, पार्ट 2 ये है, और पार्ट 3 जो है इसका हम नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।
चलिए मिलते हैं जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, और करंट अफेयर डेली देखना ना भूले। चलिए।